हे सीए एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हैशटैग सीए फाउंडेशन स्ट्रैटेजी सीरीज़ लाने वाली हूँ। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल रिलेटेड टू दैट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने विदाउट कोचिंग सीए फाउंडेशन दिया था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर किया था और मेरे पेपर 1 पे स्कोर आए थे 72। तो आज मैं आपको सारा टिप्स, सारी स्ट्रैटेजीज़ दूंगी ताकि वो आपको हेल्प करे और आप भी एक अच्छा स्कोर कर सको पेपर 1, दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में। मैं आपको आज डिटेल में सारा बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड आपको कितने टाइम देने चाहिए, और यही सारा डिटेल में आपको बताऊंगी। कितने टाइम आपको रिवाइज करने चाहिए, कितने टाइम्स, और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो 11th-12th में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्हें अकाउंटिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्योंकि मोस्टली चैप्टर्स 11th-12th के हैं। सिर्फ 2 चैप्टर हैं जो 11th-12th से नहीं है, जो है हमारा चैप्टर 4 इन्वेंट्रीज एंड चैप्टर 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन का यूनिट 3, 4 एंड 5, यूनिट 3 कंसाइनमेंट, यूनिट 4 एवरेज ड्यू अकाउंट एंड यूनिट 5 अकाउंट करंट अकाउंट। तो ये 2 चैप्टर हैं जो 11-12 के अलावा हैं, बाकी तो सब चैप्टर 11-12 के हैं। तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आई थिंक सो। और जो जिनका 11-12 बैकग्राउंड नहीं है तो वो आप अगर बुक से भी करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर, वरना आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। यूट्यूब में भी आजकल बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वो कंसेप्ट सर्च करके आप देख सकते हैं, या तो अगर आपने कोचिंग किया तो वो तो बहुत अच्छा ही है। तो पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना वो ये कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। सारे आपको रीजंस पता करने चाहिए कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है तो वो क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आप देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, उसके 1 to 2 मंथ्स पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, एक बार थरो पूरा बुक्स का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए ताकि आपका जो 2 मंथ रहे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। अगर आपने रिवीजन किया तो आपके अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, और आपको मिनिमम 2 रिवीजन करना चाहिए और मैक्सिमम 3-4 है तो और अच्छा है। Third thing you should keep in mind is that you should do practice. Practice is very important. मुझे खुद याद है कि मेरे 12th में मुझे सेल्स चैप्टर बहुत टफ लगता था, पर मैंने उसे 3 टाइम्स मैंने उसे प्रैक्टिस किया था और फिर उसके बाद वो मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया और मुझे वो आज तक आता है बहुत अच्छे से। सेल्स फॉर फ्यूचर की जर्नल एंट्रीज़, रीइश्यू की जर्नल एंट्रीज़, तो मुझे वो बहुत डिटेल से आता है। तो अगर आप जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसको आप अगर 2-3 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका फेवरेट चैप्टर बन सकता है। तो आपको उससे बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, उतना आपका अच्छा मार्क्स आने का चांसेस इंक्रीज़ होगा। फोर्थ, ऑल अबाउट वेटेज। आप लोग को पता होना चाहिए कि किन चैप्टर्स से वेटेज ज़्यादा होते हैं। तो कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अकाउंट एंड कंपनीज अकाउंट। ये तीनों चैप्टर्स कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं और ये वेरी 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 बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अराउंड 60 मार्क्स के क्वेश्चंस इन तीनों चैप्टर्स से एग्जाम्स में आते हैं। और सेकेंड है कैटेगरी बी, जो इंक्लूड करता है चैप्टर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जो अराउंड 30 मार्क्स के एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपने कैटेगरी ए के चैप्टर्स और कैटेगरी बी के चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। फिफ्थ थिंग इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंस टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक्स जिससे हाईएस्ट चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने का। तो वो टॉपिक्स है फर्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इससे 95% चांसेस है क्वेश्चन आने का और वो भी 10 मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बीआरएस से। सेकेंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट। आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा और आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट। थर्ड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। कंसाइनमेंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो न्यूली रहता है, वो 11-12 में नहीं रहता, वो न्यूली रहता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसाइनमेंट। सेल और रिटर्न बेसिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज ड्यू और करंट अकाउंट, उससे आ सकते हैं क्वेश्चंस। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पार्टनरशिप से आपका क्वेश्चन ज़रूर है कि आएगा ही, या तो वो एडमिशन को लेके आ सकता है या डेथ से, या तो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप अकाउंट ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीओ से भी आपका कंपलसरी है कि क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो 8 मार्क्स या 10 मार्क्स, ऐसा आपका एनपीओ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो एनपीओ भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, एनपीओ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर शेयर्स चैप्टर से भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 95% चांसेस है, उससे ज़्यादा परसेंट चांसेस है कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे शेयर्स चैप्टर से, और वो भी कैसे टाइप के क्वेश्चंस।
शेयर्स को इशू करना, फॉरफिचर, री इशू, ऐसे चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने 2-3 बार उसे प्रैक्टिस किया था, ठीक है। 12th में भी मैंने किया था और फिर फाउंडेशन में तो मेरा 12th में तो अच्छा ही से था, तो मेरा हो गया। तो आपको क्या करना है कि आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है या तो आपको प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करिए, आप एंड के क्वेश्चंस करिए जो जिसमें सारा डिटेल रहता है, इशू, फॉरफिचर, री इशू, ठीक है। आप इशू वाला मत करिए जो आधा फॉरफिचर जिसमें नहीं रहता है, आप डायरेक्ट फॉरफिचर, री इशू रहता है उससे करिए। तो आपका जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ इशू से रिलेटेड क्वेश्चन, वो तो आपका हो ही जाएगा अगर आपने फॉरफिचर और री इशू चैप्टर्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को फॉरफिचर और री इशू जिस क्वेश्चंस में रहता है वो ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो ज़रूर आएंगे एग्जाम्स में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कंसाइनमेंट, एनपीओ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, शेयर्स और हाउ टू मतलब प्रिपेयर पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इसे ज़रूर करिएगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ये ज़रूर एग्जाम्स में आएंगे। और 6 पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो ये है कि थ्योरी आपको कैसे प्रिपेयर करना है। थ्योरी को आप मतलब ओवरऑल मतलब ओवरव्यू थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे और अराउंड 15 to 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो आप थ्योरी को ओवरव्यू टाइप का स्टडी कर लीजिए, वो आपको ट्रू एंड फॉल्स में हेल्प कर सकती हैं। ओके, ट्रू एंड फॉल्स आता है वो केस रीज़न बेस्ड होता है, तो वो आपको हेल्प कर सकती है थ्योरी। और आपको डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है कुछ टॉपिक्स का, और इम्पॉर्टेंट जिसका डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है वो डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटेंजेंट लायबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये सब डिफरेंस बिटवीन भी कभी कभी थ्योरी के लिए पूछा जा सकता है, तो आप डिफरेंस बिटवीन भी एक बार ओवरव्यू करके जा सकते हैं। 7th थिंग इज़ ऑल अबाउट कौन सा मटेरियल से आपको स्टडी करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के मटेरियल से ही स्टडी करना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, 90% से अब क्वेश्चंस आईसीआई के मटेरियल से ही आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चंस पूरा सेम, फिगर भी पूरा सेम, नेम भी पूरा सेम, वैसा भी आ सकता है। और कभी कभी सिर्फ नेम चेंज करके और फिगर चेंज करके और क्वेश्चन सेम आते हैं। तो 90% चांसेस रहते हैं कि आईसीआई के बुक्स आते और आते ही हैं, तो आपको आईसीआई के ही स्टडी मटेरियल से स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं से आते हैं। आप दूसरे बुक्स में मत जाइए। और अगर आपने कोचिंग भी मटेरियल आपने सोचा कि आप पढ़ना चाहते हैं कोचिंग मटेरियल से, तो पहले आप आईसीआई के बुक्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप कोचिंग मटेरियल लीजिए। और क्या आपको पढ़ना चाहिए, आपको आईसीआई के बुक ही से सारा पढ़ना चाहिए। और अगर आपको मन है कि आप आपका टेस्ट लेना चाहते हैं, आप ओवरव्यू करना चाहते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, तो आप आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी ये सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप स्टडी मटेरियल को ही अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। आईसीआई का मटेरियल आप समझ लीजिए भगवान है। आईसीआई का मटेरियल अगर आपने पढ़ा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने खुद ने सिर्फ आईसीआई के ही मटेरियल पढ़ के मैं गई थी फाउंडेशन में, और बहुत सारा मुझे क्वेश्चन लगा था कि ये सेम तो बुक ही का गया है, सेम, ठीक है। तो आप अगर आईसीआई का मटेरियल आपने बहुत अच्छा से पढ़ा है, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस किया है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 90% आईसीआई की बुक ही से क्वेश्चन रहेगा, और ये गारंटीड है, मैंने खुद दिया है। और मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेरे भी एग्जाम्स में 90% क्वेश्चंस आईसीआई के मटेरियल से ही थे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा थे तो आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप 1-2 ईयर बैक का, 1-2 अटेम्प्ट बैक का पढ़िए, और आरटीपी भी एक 1-2 अटेम्प्ट बैक का पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई भी अलग मटेरियल प्लीज़ मत देखिए। अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन उसी से आएंगे ही। मेरे एग्जाम्स में भी सारे क्वेश्चन, अधिकतर 90% क्वेश्चन आईसीआई के मटेरियल से ही थे। 8th थिंग इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होते हैं अकाउंटिंग में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 20 मार्क्स का रहता है, जिसमें 12 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स रहता है रीज़न के साथ। तो वो आपको थ्योरी से भी वो डील कर सकता है, थ्योरी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, या तो फिर वो कोई क्वेश्चंस रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वही 12 मार्क्स का रहता है, बाकी 8 मार्क्स आपको थ्योरी या कोई क्वेश्चंस में अकाउंटिंग, ये सब कोई क्वेश्चन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं। उसके बाद जो रेस्ट 5 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने रहते हैं, और सब क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के रहते हैं। तो उसके अंदर भी डिवाइडेड रहता है कि क्वेश्चन 2 है तो 2 का A 10 मार्क्स का, 2 का B 10 मार्क्स का, या 2 का A 15 मार्क्स का, तो 2 का B 5 मार्क्स का, ऐसा डिवीजन रहता है। तो आपको सारा क्वेश्चन रहेगा, प्रिपेयर जर्नल एंट्री, प्रिपेयर, ऐसा सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका बेसिकली ये पैटर्न रहता है। और आपको जो 15 मिनट पहले मिलता है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें आप सोच लीजिएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को ऑप्शनल में छोड़ना है, ऑप्शनल में आपको लेफ्ट करना है वो चैप्टर, वो क्वेश्चन। तो आपको 15 मिनट्स टाइम रहता है, उसी में आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट तो कंपलसरी वो आपको सॉल्व ही करना है। 9th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, इजी रहेंगे, और वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, पर वो थोड़े लेंदी रहेंगे, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहिए पहले से ही कि क्वेश्चन लेंदी आएंगे, तो आप 3 आवर्स बैठ जाइए, प्रैक्टिस करिए, टाइम सेट कर दीजिए,
3 आवर्स का, और आप ICAI का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, सॉल्व करिए। 3 आवर्स में आप उसे कंप्लीट कर पा रहे नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी रहता है, पर मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने बहुत स्पीड में किया था, तो मैंने सारा अटेम्प्ट किया था, तो क्वेश्चंस लेंदी रहता है, तो आप उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहिए कि हाँ क्वेश्चंस लेंदी आएगा। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए या 3 बार, आप जितना प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है। तो आप अलार्म सेट कर लीजिए 3 आवर्स का और आप प्रैक्टिस करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तो आपके 100 मार्क्स में चांसेस है कि आपके मार्क्स आ सकते हैं। 100 में आपके मतलब स्कोर आ सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन छूट गए, मान लीजिए 20 मार्क्स का छूट गया, तो 80 के ही नीचे मार्क्स आने वाला है। तो वो क्या होगा कि आप तो पहले ही आपका कम मार्क्स आ गया अगर आपने छोड़ दिया। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और सारा कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करिए एग्जाम में कि आप सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ। स्टेप मार्किंग होती है, तो आप वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। 10th पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो ये कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता रहना चाहिए। नॉर्मल मतलब कंपनीज अकाउंट का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो क्या है कि आपको उस फॉर्मेट का भी मार्क्स मिलता है। तो अगर शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन आया और आपको आगे की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस शो करना है, आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, तो आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ एंड आपको वो पूरा थरो पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो फॉर्मेट अच्छा से आता है तो आप और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। अगर और मैं नेक्स्ट पेपर्स के भी वीडियोस लाऊंगी, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन। और अगर आप ये इतने सारे टिप्स अगर अच्छे से कर लिए, इतने सारे पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो ये मोर देन इनफ है, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ओके। और ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।